अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान बाहशवान। फ़लस्तीन और इजराइल ये दोनों के बीच में जंग आज से नहीं चल रही है, पिछले 3300 साल और उससे पहले से चल रही है। ये जंग कहीं को चल रही। ये जूस की जो लोग है, यहूदी कौम बोलते हैं, वो लोग कहाँ से आए, कब आके बसे फ़लस्तीन में, कैसा आके बसे। यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस देखने मिलेंगे जो 90s के वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के वीडियोस जो है ना, किस्से कहानियाँ वो सुना रहे हैं। अपन पूरा पीछे से आपको सुनेंगे कि ये कैसा आके बसे थे, सब आपको हम लोग ये वीडियो में बताएंगे। कई सालों से जंग लड़ते लड़ते बीच में एक ऐसा अमन आ गया था, 800 साल तक पूरे मिलजुल के रह रहे थे ज्यूस और मुस्लिम और क्रिश्चियंस। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा क्या होगा, जो ब्रिटिश की जो क्या गलती थी ऐसी, तो पिछले 100 सालों से आज तक अभी तक जंग चल रही है उन लोगों के बीच में, वो आपको ये वीडियो में हम ना डिस्क्लोज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने का था, हम लोग का एक नया सेकंड चैनल आ रहा है इजी टॉक के नाम से। हम लोग के मेन चैनल पे ऑलरेडी फीचर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, जाके भाई वहाँ पर भी सपोर्ट दें। वहाँ पर हम लोग का जो भी है कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो है हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारे सीक्रेट जो एल्यूमिनाटीज के ऐसे टॉपिक्स है ना, वो भी हम लोग उसमें डिस्क्लोज करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। अब जो यहूदी लोग हैं ना, जिसको बनी इसराइल बोलते हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कैसा आए थे, पूरा आपको ये वीडियो में बताएंगे, पूरी बैक हिस्ट्री में लेके जाएंगे। तो बात करते हैं अपन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, जिनका नाम इसाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम था। तो इसाक अलैहिस्सलाम के कई सारे कबाइल थे, उस कबाइल में से बनी इसराइल का भी एक कबाइल था। तो बनी इसराइल जो है ना, इसाक अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ ज्यूस मानते और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन लोग की ओन थिंकिंग में फादर ऑफ अरब्स मानते। वो उन लोग की थिंकिंग है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने तो एक ही फादर है, वो आदम अलैहिस्सलाम है। तो वहाँ से जूस जो लोग बोलते हैं ना बनी इसराइल, उन लोगों की कौम वहाँ से शुरू हुई। जो ये जूस की कौम है ना, जो बनी इसराइल है ना, ये शुरू से बहुत नाफरमान कौम है भाई। जितने भी प्रॉफिट्स आए थे इस्लाम की इन लोगों को दावत देने के लिए, उन सब की नाफरमानी करे। और अल्लाह ताला बहुत सारे अजाबा भी ये जूस कौम के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर बहुत सारे अजाबा भी दिए थे, जो है सो कुरान में खुद मेंशन है। और ये सिलसिला देखो आज तक का चल लेते आ रहा। आज भी ऐसे सारे डिस्टर्बिंग वीडियोस है जो फ़लस्तीन के ऊपर है, जो दिखा नहीं सकते भाई। देखे तो आंख पे कांटे आ जाना, देख नहीं सकते अपन। अब अपन बात करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फ़िरौन था, फ़िरौन जो आप सबको मालूम उसकी हिस्ट्री क्या है, अपने आप को बहुत खुदा मानता था, नाउज़ बिल्ला, अपने आप को खुदा मानता था, लोगों पे जुल्म करता था, जुल्म और सितम कर देता था। तो उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का फरमान आया कि ए मूसा अपनी कौम को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। तो तब मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो बनी इज़राइल जो यहूदी बोलते हैं अपन, वो लोगों को माइग्रेट करके वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वहाँ से लेके निकलने के बाद जो समंदर के बीच में जो हिस्ट्री आज तक भी है, समंदर पूरा सा हट गया तो समंदर के बीच में से पूरी कौम गई थी। तो वो समंदर पार करने के बाद इजिप्टियन पेनिनसुला पूरा आया था, डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है वो, वहाँ पे पहुँचे थे मूसा अलैहिस्सलाम पूरी बनी इसराइल को लेके। अब देखो भाई, वहाँ पे तो पूरा डेजर्ट है, वहाँ रह नहीं सकते, तो वहाँ रह नहीं सकते। उसके थोड़ा ही आगे सिटी थी, वो कौन सी सिटी थी, वो फ़लस्तीन थी। तो यहाँ से फ़लस्तीन का किस्सा शुरू हुआ। उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था मूसा अलैहिस्सलाम को ऐलान जंग करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाके बनी इज़राइल तक ये मैसेज पहुँचाए। तो यहाँ पे यहूदियों का कहना क्या था, ये लड़ाई आप और आपका रब जाने। शुरू से ये जो कौम थी ना, नाफरमान थी, प्रॉफिट्स की बात नहीं सुनती थी। मतलब भाई एक टाइम पे वो चाहते थे अल्लाह ताला, लेकिन बहुत नाफरमान कौम थी। नाफरमानी करने के बाद अल्लाह की तरफ से उन पे आज़ाब आया था बनी इज़राइल पे। वापस वो लोग इजिप्टियन पेनिनसुला की डेजर्ट की तरफ भेज दिए। वहाँ पे वो डेजर्ट में 40 साल बिताने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल होने के बाद जोशुआ की लीडरशिप में बनी इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर अटैक कर देती है और फ़लस्तीन को फतह कर लेती है। वो उन लोगों की पहली फतह थी। कुछ अरसे बाद ये सिटी उन लोगों के हाथ से फिर से चले जाती है और आने वाले अगले 300 साल तक वो उस सिटी को हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बनी इसराइल फिर से जेरूसलम को फतह कर लेती है। जेरूसलम फतह करने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेम्पल तामीर करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत करी। लेकिन 400 साल के बाद इराक़ में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर खड़ा हो गया था, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए जेरूसलम पर अटैक कर दिया। बख्त नसर ने जेरूसलम पर अटैक करने के बाद जेरूसलम को बहुत ही बुरी तरीके से तहस महस कर दिया।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेम्पल बनाया था मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए, उसे भी फर्स्ट टाइम उन्होंने ही तोड़ा था। और जो जेरूसलम सिटी में जितने भी यहूदी थे बहुत ही बेरहमी से उन लोगों का कत्ल कर दिया था। और जो यहूदी थे, बचे कुचे जो यहूदी थे, उनको वापस इराक के कैपिटल बेबीलोनिया, जो आज की तारीख में बगदाद है, वहां पर ले जाकर इराकियों की गुलामी कराई पूरे 70 साल तक। 70 साल बाद ईरान में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इराक पे पूरा हमला कर दिए थे, वो एरिया पूरा फतेह कर लिए थे इराक को। और वहाँ पे जो भी यहूदियाँ थे जो बंदी बना के रखे थे, उन लोगों को भी पूरा आज़ाद कर दिया, समझो। आज़ाद करके उन लोगों को जेरूसलम की तरफ भेजे। उन लोगों को बस खाली नहीं भेजे, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उन लोगों को फंड्स दे के भेजे। जो तामीर जो करे थे ना सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो इबादत के लिए मस्जिद जो बनाए थे ना, उसको वापस बनाने के लिए जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उन लोगों को रिहा भी करे, साथ ही साथ फंड्स भी दिए थे, फिर से उसको तैयार करो बोल के। उसके बाद यहूदियों ने फलस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की। फिर उसके बाद यहूदियों के ऊपर एक ऐसी सल्तनत अटैक कर देती है जो यहूदियों को 600 साल तक फलस्तीन में कदम रखने नहीं देती, द ग्रेट रोमन एम्पायर। उसके बाद रोमन एम्पायर फलस्तीन और जेरूसलम के ऊपर 600 साल तक हुकूमत करते। और जो सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद तामीर करे थे अल्लाह की इबादत के लिए, पहले टाइम पे तो वो टूट जाता है, उसके बाद जुल्करनैन अलैहिस्सलाम फिर से इसे तामीर कराते हैं, उसे भी रोमन एम्पायर तोड़ देता है। उसके बाद रोमन एम्पायर ऐसी बड़ी गलती कर देता है, जो अरब की साइड इस्लामिक सल्तनत काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी, उसके ऊपर रोमन एम्पायर अटैक कर देता है। लेकिन इस्लामिक सल्तनत इतनी बड़ी सल्तनत हो गई थी हज़रत उमर की लीडरशिप में, जो रोमन अटैक किए थे, रोमन के ऊपर उन लोगों को फतह कर लेते, फ़लस्तीन फतह कर लेते और ऊपर पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लेते, काफ़ी बड़ा इस्लामिक एम्पायर खड़ा कर देते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, इस्लामिक सल्तनत। वो टाइम पे हज़रत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुकूमत हज़रत उमर के पास थी। हज़रत उमर की लीडरशिप में इस्लामिक सल्तनत काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी, जो रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंच गई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि मुसलमान जेरूसलम को ज़रूर फतह करेंगे। मुस्लिम सल्तनत जेरूसलम तक पहुंचने के बाद या तो उन लोगों के पास दो ही ऑप्शन था, पहले के वैसा बादशाहों की तरह पूरा तबाह बर्बाद कर दो, या फिर अमन से रहो। उस टाइम के जेरूसलम के गवर्नर सफरोनियस ने कहा, मैं मुसलमानों के हाथ में बस एक ही शर्त पर जेरूसलम दूंगा। सफरोनियस का एक ही कहना था, इस्लामिक सल्तनत के बादशाह हजरत उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने सोचा, इस्लामिक के अमीरुल मोमिनीन को क्यों डिस्टर्ब करना, तो खालिद बिन वलीद का अपीयरेंस तकरीबन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता था, बिल्कुल हाइट भी सेम थी, 7 फीट थी। उसके बाद जेरूसलम में सफरोनियस से मिलने गए थे। वहाँ एक शख्स ने ऑलरेडी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा था, तो उसने कहा था कि ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं होते। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, ताकतवर बादशाह हजरत उमर को जेरूसलम बुलाना पड़ा। तो फिर सफरोनियस कीमती हीरे जवाहरात गोल्ड वो पूरा रेडी होकर ठहरा हुआ था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह मुझसे मिलने आ रहे बोलकर। हजरत उमर जब जेरूसलम में इंटर करे, वो मंजर देख के पूरा जेरूसलम शॉक हो जाता। क्यों बोले तो एक तरफ बस मामूली सा जेरूसलम का गवर्नर पूरे हीरे जवाहरात गोल्ड पहने हुआ है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ताकतवर बादशाह बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, आम कपड़ों में, ऊंट लेके आ रहे, ऊंट के ऊपर उनका गुलाम बैठे हुए, उन्हें पैदल चल लेते आ रहे। इसके बाद सेफरोनियस ने हजरत उमर के सामने एक और शर्त रखी कि जेरूसलम में यहूदियों को एंटर होने ना दे, मगर हजरत उमर ने उनकी शर्त नहीं मानी और बैतुल मुक़द्दस में जेरूसलम में यहूदियों को एंटर होने दिया। उसके बाद मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और यहूदी लोग 350 साल तक पूरे अमन और पीस के साथ रहे। जैसा जैसा वक्त बीतते गया, क्रिश्चियंस पूरे यूरोप से फौज जमा कर जेरूसलम पे हमला कर देते। क्रूसेडर्स ने जेरूसलम को फतह करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जुल्म और सितम किया। जो मुस्लिम और यहूदी लोग वहाँ पर मिलजुल के रह रहे थे, उन लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया कि जेरूसलम में खून के नदियाँ बहा दिए, और जो औरतें और बच्चे रहते वो घरों में छुप रहे तो उन लोगों को जिंदा जला दिया। जैसा जैसा वक्त बीतते गया, 90 ईयर्स के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी क्रूसेडर्स के हाथ से जेरूसलम को फतह कर लेते हैं। क्रिश्चियंस ने मस्जिद अक्सा को पैलेस में तब्दील कर दिया था। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी वापस आकर उनकी पहली नमाज अदा करते हैं।
और वहाँ पर क्रिश्चियंस ये सोच रहे थे कि हमने तो मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया था जेरूसलम फतह करने के टाइम पर, और जितने भी बादशाह आए थे वहाँ पर जेरूसलम में, हर कोई वहाँ पर खून खराबा और तोड़ा तबाही करता था। तो सलाउद्दीन अय्यूबी भी इसी तरह हम क्रिश्चियन को कोई सज़ा देंगे, जान से मार देंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो परेशान हो रहे थे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा वहाँ पर, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पर हुजूर की सुन्नत को फॉलो किया। माफ़ करना एक बहुत बड़ी नियामत है, तो वहाँ पर माफ़ कर दिया। अगले 800 सालों तक जेरूसलम में सारे रिलीजियंस पीस और अमन में रहने लगे। 800 साल सारे रिलीजन्स पीस और अमन से रहने के बाद आज से 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच ओटोमन्स का राज था पूरा जेरूसलम पे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरब का कहना था ये टर्किश लोग हमारे पे क्यों हुकूमत करे। इसमें जो था ना नेशनलिज्म आ गया था इसमें, ये टर्किश लोग अरबों पे क्यों हुकूमत करे। तो वहाँ पे अरब जो है ना ब्रिटिश से मिलकर ओटोमन एम्पायर को बिल्कुल ही पूरा ख़त्म कर दिया। तो इस नेशनलिज्म आने की वजह से जो फ़लस्तीन था वो भी मुस्लिम के हाथ से निकल गया, वो भी पूरा ब्रिटिश के अंडर आ गया। अब यहाँ पे मेन बात क्या आती, यहूदियों का और ब्रिटिश का एक मुआहदा हो गया था ओटोमन एम्पायर ख़त्म होने से पहले कि ब्रिटिश के अंडर कुछ अगर एरिया आए तो वो यहूदियों को एक अलग स्टेट बना के देंगे। क्यों बोले तो पिछले 1800 साल से पहले से यहूदियों का कोई ठिकाना नहीं था। तो ब्रिटिश का यही मुआहदा हुआ था कि अगर हमको कुछ हिस्सा मिला तो हम तुमको प्रॉपर एक कंट्री बना के देंगे। और ये ब्रिटिश और यहूदियों के बीच मुआहदा हुआ क्यों था, क्यों बोले तो यहूदी हर फील्ड में टॉप पे थे, बैंकिंग सिस्टम, मेडिकल, साइंस, बिजनेस में हर चीज़ पे बहुत टॉप पे थे और यहूदियों की सबसे रिच कम्युनिटी थी। और ब्रिटिश को यहूदियों का सपोर्ट होना ज़रूरी था, क्यों बोले तो यहूदियों के पास पैसा बहुत था। तो उनमें से कहीं यहूदियों ने ज़ायनिज़्म की सोच रखी कि हमारा खुद का एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो उसके लिए यहूदियों ने फ़लस्तीन के इलाके को चॉइस करा। जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, फ़लस्तीन ब्रिटिश के अंडर में आया, तो ऑल ओवर पूरी दुनिया से इजरायली जो यहूदी लोग हैं सीक्रेट मंसूबों से, सीक्रेट तरीके से फ़लस्तीन में बसना शुरू हुए। वहाँ के लोगों से डबल ट्रिपल पैसों में ज़मीन खरीदना शुरू करे, घर खरीदना शुरू करे। लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। ब्रिटिश एम्पायर ने बेलफोर्ट डिक्लेरेशन में यहूदियों का एक अलग स्टेट होने का सपोर्ट किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपियन ज्यूस को वादा किया था कि फ़लस्तीन में एक उन लोगों का अलग कंट्री बनाने का मौका देंगे। जब फ़लस्तीन में ऑलरेडी ज्यूस मौजूद थे वहाँ पर, तो यूरोपियन ज्यूस जो थे ना, उन लोगों का फंड्स दे के बुला रहे थे यहाँ पर, उन लोगों को कंपनीज डाल के दे रहे थे। बहुत रिच कम्युनिटी थी उन की। और इससे पहले हम लोग जिक्र करे थे बेलफोर्ट डिक्लेरेशन लेटर का जो रॉथस्चिल्ड फैमिली को दिया गया था। वो लेटर में ये था कि वहाँ पे यहूदियों की आज़ादी मिलेंगी। ऑलरेडी जो पहले से फ़लस्तीन में मौजूद थे मुसलमान अरब्स, उनको भी उनकी आज़ादी मिलेंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहूदियों को वादा कर दिया था कि ये हम आपको अलग आपकी कंट्री देंगे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी अरब्स मौजूद थे। अब वो लोग बोले भाई हमारी कंट्री हम क्यों देंगे, और पॉपुलेशन में भी ज़्यादा अरब्स थे, यहूदियाँ आके बसे सो है वहाँ पे। तो ये पूरा मुद्दा जो है ना यूएन के पास गया। यूएन के पास ये मुद्दा जाने के बाद लैंड्स के लिए वोटिंग चालू हुई। वोटिंग चालू होने के बाद वहाँ पे भी यहूदियाँ मंसूबे चालू करे कि पैसे खिलाए कि वोट हमारे ज़्यादा दियो अलग अलग कंट्रीज़ को। यूएन में वोटिंग होने के बाद 55% इसराइल को लैंड गया और 45% फ़लस्तीन को लैंड गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन 10 to 12 लाख है, वहीं कंपेयर करें यहूदी तो 4 to 5 लाख है खाली यहूदी की। एकदम भाई आधे को आधा डिफरेंस हो गया। जब यूएन में पूरे कंट्रीज की वोटिंग हुई थी, उसमें अपने इंडिया का भी वोट था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू भी फ़लस्तीन के सपोर्ट में वहां पर वोट करे थे, मगर वहां पर इजराइल को 55% लैंड मिलता और फ़लस्तीन को 45% लैंड मिलता। तो जवाहरलाल नेहरू भी उस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे कि वहां पर ये गलत हो रहा है फ़लस्तीन के साथ। फ़लस्तीन को ज़्यादा लैंड मिलना था वहां पर। कहीं को बोले तो वहां पर 10 to 12 लाख की पॉपुलेशन वहां पर अरब्स की थी और इजराइल की तो कम थी वहां पर पॉपुलेशन। तो वहां पर किसको मिलना ज़्यादा लैंड भाई। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, ऑलरेडी फ़लस्तीन एक कंट्री थी फुल। 1947 से आप देख सकते हैं इजराइल का नामो निशान नहीं था, वहां पर फ़लस्तीन ही था। ये तो फ़लस्तीन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। अब वहां पर इजराइल घुस के खुद की एक इजराइल कंट्री बना ले तो कहां से
फ़लस्तीन वाले भी भाई, फ़लस्तीन वाले उनकी जगह सही है वहाँ पर, उन लोगों की कंट्री है, उन लोगों का आवाज़ नहीं उठेंगे तो वहाँ पर कौन उठेंगे? फिर बाहर के कंट्रियों वाले उठेंगे। बाहर के कंट्री का तो छोड़ो, खुद की जो फ़लस्तीन भी आवाज़ उठा रही तो उसको भी दूसरे जो वेस्टर्न साइड के कंट्रीज है ना, फ़लस्तीन को गलत खड़ा रहे हैं भाई। फ़लस्तीन कहाँ से गलत है? आज तक भी यूनाइटेड नेशन के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि 30% इजरायलियंस को 55% लैंड कैसा मिला। यूनाइटेड नेशन में जो भी ये वोटिंग का सेशन हुआ था ना, सारे अरब कंट्रीज इसके खिलाफ, इसको रिजेक्ट कर दिए थे, इसके खिलाफ थे। उसके बाद 14 मई 1948 को डेविड बेंगुरियन ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर देते कि इजरायली स्टेट यहाँ पर फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद डेविड बेंगुरियन इजराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे। जैसा ऑफिशियली इजराइल स्टेट पूरा फॉर्म हुआ और जो भी फलस्तीन के नेबर्स कंट्री थे, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज मिलके इजरायली पे हमला कर देते। अरब का कहना यह था कि ब्रिटिश की एक ये नई चाल है, क्योंकि हमारे बीच एक नई कंट्री फॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि 5 कंट्रियां मिलके इजराइल पे हमला कर देते तो भी इजराइल जो है सो वो जीत जाता, क्योंकि इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का, काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का सपोर्ट था। जैसा इजराइल कंट्री जीत जाती, वहां से उन लोग 3 गुना और कब्जा कर लेते लैंड। 3 गुना लैंड लेने के बाद उसमें जो है ना इजिप्ट का हिस्सा भी इजराइलियां कब्जा कर लेते। उसके बाद में क्या होता बोले तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता। पीस एग्रीमेंट साइन होता, उसमें यह रहता है कि जो भी इजराइल जो कब्जा करा था इजिप्ट का हिस्सा, वो भी इजराइल वापस कर देता इजिप्ट को, और वहां पे बचाता है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के अंडर में था और जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन के अंडर में था, और जो बीच का हिस्सा जो जेरूसलम था वो यूएन के अंडर में था, वो किसी के अंडर में नहीं था। वहां पे सर्ब लीजियंस को एंट्री थी समझो। वहां पे फलस्तीन का जो बचा कुचा हिस्सा था उस पे भी उन लोग जो है ना हुकूमत कर लेते थे। क्यों बोले तो वहां पे इजराइल की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, फलस्तीन की उतनी आर्मी नहीं थी कुछ भी। उसके बाद में इजराइलियां जो भी दुनिया में फैले हुए थे यहूदियां, उन लोगों को भी बुला बुला के पूरा इजराइल में बसा दिए। फलस्तीन में जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहां पे हल्लू हल्लू यहूदियों को बसाना शुरू करे उधर। गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है ना, एक तरीके से ये फलस्तीनी के वास्ते ओपन जेल है भाई। कहीं को बोले तो यहाँ पर जो भी इसके बॉर्डर्स है ना, लंबे दीवारा, कंक्रीट के मजबूत दीवारा, मिलिट्री तैनात रहती थी। इजराइल के वहां पर परमिशन से जाना और परमिशन से आना एक तरीके से ओपन जेल थी वहां पर। उतना सब होने के बाद यहाँ पर फलस्तीन अपनी खुद की कंट्री बनाना चाह रहा था और उन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन उन लोग बनाते हैं, खुद की एक कंट्री बनेंगे बोल के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब यहाँ पर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाए तो इजराइल और अमेरिका यहाँ पर PLO को एक टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। आवाज नहीं उठाना है ना भाई इन लोगों के खिलाफ, आवाज उठाए तो टेररिस्ट। और जो भी वेस्टर्न मीडिया है PLO को वहां पर टेररिस्ट बताती थी। कहीं को बोले तो वेस्टर्न मीडिया उन लोगों के कंट्रोल में रहता था, अमेरिका के, तो उन लोग जो बताना चाह रहे थे ना वही बताते थे। उसके बाद 1992 में PLO और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बीच एक पीस टॉक होती। पीस टॉक में ये होता, PLO के लीडर यासर अरफात इजराइल स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेते और दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर PLO को भी टेररिस्ट नहीं है बोल के घोषित कर देते कि ये PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये पीस टॉक होने के बाद PLO भी यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर PLO स्प्लिट होने की वजह ये थी, जो PLO में आधे से ज्यादा मेंबर्स है ना, ये जो पीस टॉक के खिलाफ थे। उन लोग इजराइल के साथ कुछ भी समझौता नहीं होना, उन लोग हमारे स्टेट में आके यहाँ पर लैंड ग्रैब कर लिए पूरा, कुछ भी समझौता हम लोग नहीं मान सकते। ये जो भी लोग PLO से स्प्लिट हो गए थे ना, उसे हम आज हमास के नाम से जानते हैं, जो गाजा स्ट्रिप में रहते। इजराइलियां भी ये बोलते हैं कि कोई तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना यहाँ पर फलस्तीन के साथ। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्प्लिट हो गई थी ना, इसकी वजह से पीस टॉक पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब PLO और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो पीस टॉक हो रहा था ना, उसके दौरान वेस्ट बैंक में जो पहले फलस्तीनियां रह रहे थे खाली, उसमें भी और इजरायलीज वहां पर घर बना के रहते और घर बना के इजरायली गवर्नमेंट भी देती। अब वहां पर ऑलरेडी फलस्तीनियां रह रहे थे, उन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, उन लोगों के बीच में और घुस गए वहां पर इजरायलियां। अब यहाँ पर वेस्ट बैंक में फलस्तीन के लोगों के लिए कुछ कुछ टुकड़े बचते, ये जो है ना छोटे छोटे टुकड़े मिलते, और पीस टॉक में PLO इसको भी एक्सेप्ट कर लेता। उसके बाद 1995 में कुछ ऐसा वाकया पेश आया, वो वाकये से सारे पीस टॉक की धज्जियां उड़ गई। जो इजराइल के सिविलियंस है ना, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देते। कत्ल करने की वजह ये थी, इजराइल के जो सिविलियंस थे ना, फलस्तीन के साथ कुछ भी समझौता नहीं होना बोले ना पहले से ही बोल रहे थे। अब बात यहाँ पर पीस टॉक पे आगे बढ़ गई थी,
तो उन लोगों को रास्ता नहीं दिखा, तो उन लोगों का प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया इसराइल के सिविलियंस। और इसराइलियन ये भी चाह रहे थे वेस्ट बैंक के जो आसपास है ना कोई एक फलस्तीनियन भी नहीं दिखना, बल्कि ये चाह रहे थे उन लोग का। उसके बाद में PLO ऑर्गेनाइजेशन में एक उन लोग पार्टी बनाते फतेह के नाम से। वेस्ट बैंक की तरफ जो भी छोटे छोटे हिस्से है ना वो फतेह की अंडर में है। रही बात गाजा स्ट्रिप की, गाजा स्ट्रिप हमास के अंडर में है। उसके बाद 1996 में पहला इलेक्शन होता फलस्तीन में, उसमें फतेह की पार्टी जीत जाती। जब फलस्तीन में पहला इलेक्शन था तो टोटली हमास इसके खिलाफ था, ये जो इलेक्शन को बाइकआउट करोबर रहा था। तो उसके बाद में क्या होता 2006 में फिर इलेक्शन होता, उसमें हमास भी ठहरता। तो उस दौरान 2006 में हमास की जीत होती। जब जैसा हमास की जीत होती उस दौरान PLO और हमास के बीच में क्लैशेस और सिविल वॉर शुरू हो जाते। उस दौरान फलस्तीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। हमास जैसा पावर में आया तो हमास की सोच क्या थी बोले तो हमास की भाई एक हमारी खुद की एक अलग कंट्री रहना। क्यों बोले तो इजराइलिया वहाँ पे आके बसे थे, हमास उल्ला फलस्तीन पहले से था। तो हमास का कहना यही था कि हमारी खुद की एक अलग कंट्री रहना भाई बोल के। तो इस दौरान हमास और इजराइल के बीच में वॉर चलते रहता। तो इस दौरान फलस्तीन के जो सिविलियंस है, नॉर्मल जो लोग हैं, उन लोगों का क्या हाल हो रहा अपना खुद वीडियो में देखो। ऐसे ऐसे वीडियो से भाई हम लोग स्क्रीन पे बता भी नहीं सकते, मतलब भाई बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो से मतलब शो नहीं कर सकते। एकदम बहुत बहुत बुरा हाल हो जा रहा है भाई। छोटे से लेके ऐसा कचरे में से कैसा निकालते वैसा निकाल रही बॉडीज को पूरी फलस्तीनियों की, इनकी बहुत क्या बोल सकते हैं भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा। और ये वीडियो को अपन पूरा शुरू से मतलब पूरा स्टार्टिंग से पूरी हिस्ट्री से बताए थे, कैसा है कैसा हुआ पूरी हिस्ट्री बताए अपन इस वीडियो में। तो इस दौरान पूरी वीडियो के दौरान आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताओ। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा न्यू चैनल आ गया इजी टॉक्स के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाती। और हमारे चैनल पे भी फ्यूचर है, जल्दी जाओ उसको अच्छे से अच्छा सपोर्ट दिखाओ भाई। ये मेन चैनल पे जैसा दिखा रहे उस पर भी सपोर्ट दिखाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपन टोटली फलस्तीन पे सपोर्ट करने के ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे और कौन से अरब कंट्रीज सपोर्ट कर रही, कोई अरब कंट्रीज नहीं कर रही, और कोई किसी से बिजनेस के ताल्लुक से यहूदियों से अरब कंट्रीज मिले हुए हैं, कुछ भी है क्या भी है, अपन इंशाल्लाह और भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआओं में याद।